हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल दिनेश सर। आप लोगों को अलग अलग तरीके के पॉडकास्ट मिल रहे हैं। पिछले जो पॉडकास्ट थे उसमें आपने देखा डॉक्टर्स, इंजीनियर, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, आर्किटेक्ट्स। और आज जो ये पॉडकास्ट है बिल्कुल अलग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे साथ कोई प्रोफेशनल नहीं है, बट आगे चल के प्रोफेशनल बनने वाले हैं। तो जैसे कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि डिग्री करने के बाद जो लोग हैं कैसे उन्होंने अपनी जर्नी की वो शेयर कर रहे हैं, बट हमें ऐसा जर्नी बताइए कि जो स्टूडेंट अभी अभी पास आउट होके निकले हैं और अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जा रहे हैं, हमें वो अभी करना है। तो इसके लिए आज हमने हमारे स्टूडियो में बुलाया है साची को। साची अभी अभी जेई मेंस और सीटी अपीयर कर चुकी है। इंजीनियरिंग के कैप राउंड्स में एडमिशन के लिए ट्राई कर रही थी और मुंबई के एसपी सरदार पटेल कॉलेज में साची का एडमिशन हो चुका है। साची ने हमारे यूट्यूब चैनल के जरिए से जो है स्टडी की थी घर पर बिल्कुल फ्री। जैसे यूट्यूब पर जैसे आपको मालूम है एकलव्य 2.0 हमारी बैच थी, वहां से साची जो है सीटी के लेक्चर करती थी। पैरेलल में साची जेई मेंस की भी तैयारी करती थी। तो आओ चलो आज हम बात करेंगे साची के साथ कि उसकी ये जर्नी कैसे रही, ट्वेल्थ के साथ जेई मेंस और सीटी को इन्होंने कैसे मैनेज किया, और अगर हमारे स्टूडेंट्स को अपने लिए ट्वेल्थ के बाद सीटी और जेई मेंस को मैनेज करना है और बहुत ही अच्छा परसेंटाइल लाना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है साची आपका स्टूडियो में। थैंक यू सर। साची, सबसे पहले एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। First of all, thank you so much for such a warm welcome. I am Sachi Beswani. I live in Mumbai. I am currently a first year computer engineering student at Sardar Patel Institute of Technology, Mumbai. मैंने इसी साल MST CET की एग्ज़ाम दी थी और उसमें मुझे 99.56 परसेंटाइल मार्क्स आए थे। बहुत बहुत बधाई हो साची। Thank you, sir. 99.56 परसेंटाइल इन एमएसटी सीटी। ट्वेल्थ में आपके कितने परसेंटेज थे? 94। 94 परसेंटेज ट्वेल्थ में था। मुंबई से ही पढ़ाई की है साची ने और मुंबई में ही रहती है। अभी हम लोग बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं हमारे एकलव्य से जुड़े थे, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र बहुत दूर दूर रहते हैं। तो हमारे पास जो डेटा आया था साची का कि साची जो है नियर बाई है, तो हमने इनको बुलाया है। साची के साथ हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं कि कैसे साची की जर्नी रही है, कैसे इन्होंने पढ़ाई की, इनकी प्लानिंग कैसे थी, स्ट्रेटेजी कैसी थी, कैसे हमारे स्टूडेंट भी 99 परसेंटाइल से ऊपर लाकर एक बढ़िया सा कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। साची, पहले तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने इतना अच्छा किया, और अभी हम चाहेंगे कि आप अपनी जर्नी शेयर करेंगे ताकि हमारे जो बच्चों को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिले। ये भी बहुत अच्छा करना चाहते हैं जो अभी बच्चे ट्वेल्थ में हैं या जिन्होंने ड्रॉप लिया है, जो आपके साथ ही थे कुछ बच्चों ने ड्रॉप ले लिया, उनको एडमिशन नहीं मिला क्योंकि शायद उन्होंने पिछले साल बहुत लेट मतलब स्टडी चालू की, या उतना डेडिकेशन नहीं रहा होगा, या कुछ तो प्रॉब्लम्स की वजह से वो अच्छा नहीं कर पाए थे, बट वो सोचते हैं कि मैं ड्रॉप लेके बहुत अच्छा करूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अभी ट्वेल्थ में है, बोर्ड एग्जाम देंगे मार्च में और उसके बाद वो एंट्रेंस देना चाहते हैं, तो वो कन्फ्यूज है कि हम ट्वेल्थ की पढ़ाई करें कि एंट्रेंस की पढ़ाई करें। बहुत से बच्चों का बैकलॉग हो गया है। तो हमारा ये जो पॉडकास्ट है, इंटरव्यू सेशन है, उनको मदद करेगा कि आपकी जर्नी से इंस्पायर होकर वो भी वैसा कर पाएंगे। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि अभी आपने ट्वेल्थ और एंट्रेंस किया, तो आपने मतलब एंट्रेंस की पढ़ाई कब से स्टार्ट की थी? एंट्रेंस की पढ़ाई मैंने नवंबर दिसंबर से शुरू कर दी थी। मतलब तभी बोर्ड्स के लिए भी पढ़ाई चालू ही थी और साथ में थोड़ा टाइम एंट्रेंस के एमसीक्यू सॉल्विंग और वो सब तभी शुरू कर दिया। मतलब जब आप ट्वेल्थ में थे तो आपका दिवाली वेकेशन होने के बाद नवंबर दिसंबर आया था, Yes, तो sir. आपने एंट्रेंस की तैयारी चालू कर दी थी। लेकिन अभी जैसे कि अभी वापस से नवंबर दिसंबर का मंथ है, अभी जो बच्चे ट्वेल्थ में उनके सामने एंट्रेंस की तैयारी शुरू करने का ऑप्शन है, बट वो सोचते हैं कि मेरा बोर्ड्स का भी प्रिपरेशन चालू है। तो आपके सामने ऐसा प्रॉब्लम आया था? हाँ सर, देखिए बोर्ड्स तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ही बिकॉज थियोरी आपको एंट्रेंस में भी हेल्प करेगी। तो बोर्ड्स के लिए तो करना ही चाहिए पढ़ाई, बट दिन में दो या 3 घंटे एमसीक्यू सॉल्विंग उसके लिए आप दे सकते हैं। पर बोर्ड्स बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज थियोरी से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होगा। तो मतलब इनको बोर्ड्स पे भी ध्यान रखना है और हाँ। टाइम निकाल के कुछ टाइम जो है एंट्रेंस पे भी देना हाँ, है, वो ऐसा अपने आपका हिसाब से एक टाइम टेबल आप बना सकते अ, चलो बोर्ड एग्जाम के पहले, ओके, बोर्ड एग्जाम के लिए दिसंबर से आपने तैयारी चालू की थी। आप कैसे कोचिंग लगाया था अपने सीईटी के लिए या कैसे पढ़ते थे?
कोचिंग मतलब क्लासेस तो था, बट क्लासेस का सिलेबस पढ़ा के हो चुका था। फिर तो यूट्यूब पे ही कुछ डाउट आया तो यूट्यूब पे, मतलब जेई का आया तो यूट्यूब पे देख सकते हैं, कुछ भी डाउट है यूट्यूब पे कंटेंट है ही, कभी भी तो कोई भी टाइम पे आप है। हमारे एकलव्य 2.0 बैच से जुड़े थे, तो हाँ, आपको उस बैच से मतलब कैसे मदद मिली? बहुत बहुत अच्छे लेक्चर है, सब टीचर्स इतने प्रोफेशनल है, इतने डिटेल्ड लेक्चर्स है, हम्म, उससे बहुत हेल्प मिली है। और स्पेशली बाद में जब टेस्ट हुए, टेस्ट सीरीज शुरू हुआ, उससे एनालिसिस करने में बहुत मदद मिली है कि कहाँ पे कौन सा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कौन सा वीक पॉइंट है। वेरी नाइस। अभी यहाँ पर आपने देखा एकलव्य बैच से ही इन्होंने किया है, और सीईटी के लिए कोई कोचिंग क्लासेस नहीं लगाई थी इन्होंने, यूट्यूब के ऊपर ही हमसे जुड़ के एकलव्य से इन्होंने 99.56 परसेंटाइल स्कोर किया। ये अपने आप में बहुत ही मतलब अजीब है। अभी साथ में साची के पिताजी भी आए हैं, उनसे मैं यही डिस्कस कर रहा था, तो उनका एक ही लाइन था कि अगर कोई बच्चा डेडिकेशन के साथ करना चाहे तो उसे कोई कोचिंग लगाने की जरूरत नहीं, वो खुद से भी कर सकता है, बट वो डेडिकेटेड रहना चाहिए और उसे सेलेक्ट करना चाहिए कि कौन से टीचर्स उस तरह से डेडिकेटेड हैं जिनके साथ जुड़ के कनेक्शन बनेगा और उनके साथ जुड़ के वो आगे जा सकता है। तो अभी उनके पिताजी के साथ भी हम और बात करेंगे आपके सामने। साची से और बात करते हैं। साची, जो एमए बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद जब तुम्हें बोर्ड का टेंशन था ही नहीं, फिर एमएसटी सीटी एग्जाम आने वाली थी 1 डेढ़ 2 महीने के बाद, तो उस समय आपका टाइम टेबल कैसे होता था, मतलब कैसे आप पढ़ाई करते थे? उस टाइम मेरा टाइम टेबल यही था कि दिन में 3 चैप्टर्स तो करने, एक फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, वो रिवीजन करना है, हम्म, साथ में एमसीक्यू सॉल्विंग करना है। फिर हम्म, धीरे धीरे जैसे एग्जाम पास आता गया, फिर मॉक टेस्ट भी शुरू किया। हम्म, मॉक टेस्ट देने से फिर मतलब असेसमेंट करने के लिए बहुत अच्छा हुआ मॉक टेस्ट की वजह से, कि कौन से चैप्टर्स वीक है, कौन सा चीज़। बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि पूरा सिलेबस पढ़ के ख़त्म होगा फिर हम टेस्ट लिखेंगे, हम्म, पर वैसा वो अप्रोच गलत है। फिर वो तो बहुत बड़ा सिलेबस है, वो खत्म 100% तो नहीं होता है। हम्म, तो जैसे जैसे पढ़ के होता जाता है, मॉक टेस्ट देना चाहिए, उससे फिर समझ में आता है कि क्या चैप्टर, कौन सा चैप्टर हमारा वीक है, हम्म। किसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मेरा अप्रोच वही था, मतलब ऑल्टरनेट डेज पे तो मॉक टेस्ट देना और हर रोज़ 3 3 चैप्टर रिवाइज करना। तो अभी जैसे कि मैं ये जानना चाहूँगा कि क्या आप पहले से डिसाइड करके रखते थे मुझे वीक में क्या पढ़ना है, या ऑन द स्पॉट ऐसे डिसाइड करते थे, नहीं, क्या ऑफ करते थे? कोर्स पहले से वीक में डिसाइडेड ही था, पूरा एक टाइम टेबल लिखा हुआ था मैंने, कौन सा चैप्टर किस दिन करना है। हम्म, और फिर वो अच्छे से फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लान तो करते ही है सब, हम्म। एग्जीक्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से एग्जीक्यूट तो करना ये चाहिए जो अगर आपका गोल हम्म, हाई है तो। आपने जो प्लान बनाया था वो किसी और ने बना के दिया था या आपने खुद ही अपने हिसाब से नहीं, बनाया? मैंने खुद ही अपने हिसाब से बनाया। अवेलेबल टाइम के हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाई, मुझे वीक में इतने चैप्टर्स करने, इतने घंटे पढ़ने वगैरह। कितने घंटे पढ़ते होंगे आप लगा? अप्रोक्सीमेटली 8 to 9 आवर्स। 8 to 9 आवर्स। अच्छा, तो अभी आपने इतनी तैयारी की थी, आप सीटी एग्जाम के पहले आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था कि अब मुझे कल सीटी एग्जाम देने जाना है? आपको ऐसा लग रहा था कि मैं फुल प्रिपेयर्ड हूँ, या डर लग रहा था ऐसे प्रिपरेशन तो हुई थी, बट नर्वसनेस ऑफ कोर्स थोड़ा तो रहता ही है कि एग्जाम के इतनी पहले? इम्पोर्टेंट एग्जाम है, हाँ। तो थोड़ा वो फीलिंग थी। हम्म। बट फिर हो गया, अच्छे से मैनेज हो गया। जेई मेंस और एमएसटी सीईटी, ये दोनों एग्जाम के लिए आपने पैरेलल तैयारी करी थी, तो आपको दोनों की तैयारी में और एग्जाम में क्या डिफरेंस नजर आया, जैसे एक्यूरेसी या स्पीड से रिलेटेड ऐसे कुछ? क्योंकि वहां पर कम क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पर ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। सीईटी के लिए स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म, और जेई का कैसे सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। हम्म, तो जेई के लिए जब प्रिपेयर किया ना, हम्म, उससे बेनिफिट ये हुआ कि इंटेलेक्ट हम्म, डेवलप हुआ, हम्म, क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ गई। हम्म, उस और सीईटी के लिए अलग से प्रैक्टिस करना ज़रूरी इसलिए था कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम के 2 दिन पहले सोचोगे कि हाँ अभी आज मैं सीईटी का टेस्ट दूँ, तो वो नहीं हो पाएगा, उसके लिए प्रैक्टिस लगेगा सीईटी के लिए। तो अभी जो महाराष्ट्र का एमएसटी सीईटी है, उसका जो सिलेबस बोर्ड्स का था और फिर सीईटी का सिलेबस, उसमें आपको क्या लगता है कि सिमिलर है, डिफरेंस है, या? सिमिलर ही है। अभी बोर्ड्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑलरेडी कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर है, हम्म, और फॉर एग्जांपल आप कोई डेरिवेशन पढ़ रहे हैं, हम्म, तो डेरिवेशन से बेनिफिट ये है कि फॉर्मूला तो याद हो ही जाएगा, और वो फॉर्मूला कहाँ यूज़ करना है वो भी समझते हैं, तो हम्म, क्वेश्चन में फिर वो मदद हम्म। मिलती है। अभी आपका जो एम था मुंबई या महाराष्ट्र के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेना,
तो किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आप अभी दोनों एग्जाम दे चुके, जेई मेंस और एमएसटीसीटी, आपको क्या लगता है कि अगर कोई ऑन एवरेज बच्चा है उसे जेई मेंस के थ्रू महाराष्ट्र के इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहिए या एमएसटीसीटी के थ्रू जाना चाहिए? एमएसटी ऑलवेज बेटर ऑप्शन है, बिकॉज जो टॉप कॉलेजेस है, जैसे मतलब फॉर एग्जांपल VJTI, COEP, हम्म वो सब कॉलेजेस में जेई मेंस तो लेते ही नहीं है। मतलब हम्म जेई मेंस के थ्रू एडमिशन है ही नहीं, होगा भी तो लाइक जम्मू कश्मीर और वो हम्म सब कोटा है सिर्फ। हम्म तो सीईटी तो बेटर ऑप्शन है ही, हम्म पर खाली जेई से बेनिफिट ये है कि आपका प्रिपरेशन। प्रिपरेशन थोड़ा अलग लेवल पे हो जाता है, मतलब अच्छा, और अच्छे से हो जाता है। लेकिन जैसे कोई एवरेज स्टूडेंट होते हैं ना, तो वो कैसे डर भी जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो ये उसका लेवल होता है। डीमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए, डीमोटिवेट आई थिंक कभी भी नहीं नहीं, होना जैसे चाहिए। कि जेई मेंस का सिलेबस अलग है, फिर इनको एक्स्ट्रा इफर्ट देना पड़ता है उसमें, जेई मेंस का फिर एनसीईआरटी का भी पढ़ो, बोर्ड भी पढ़ो। फिर जो नहीं कर पाता ना, वो उसको ऐसे डीमोटिवेशन फील होता है, फिर वो सीईटी से भी डरने लगता है, उसे लगता है मैं कर ही नहीं पाऊंगा। ऐसे में आपको क्या सजेशन दे सकते हैं आप? कभी भी खुद को तो अंडर एस्टिमेट करना ही नहीं चाहिए कि हम्म मुझसे नहीं होगा या हम्म गिव अप कर देना, ये सब करना ही नहीं चाहिए। हम्म हर कोई उस लायक है कि उतने मार्क्स ला सके, बस हमें अच्छे से मेहनत करनी है, हार्ड वर्क और कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंटली रोज के रोज पढ़ाई करनी है अच्छे से, और फिर आराम से हो जाएगा। ऐसा कोई मुश्किल मुश्किल नहीं है ज़्यादा। तो अभी जैसे कि आपने बताया कि अभी आपका एडमिशन एमएसटी सीटी बेस्ड ही हो गया है, यस सर। जेई मेंस में आपको कितने मार्क्स आए थे? 94.5। यस, जेई मेंस में 94.5 परसेंटाइल स्कोर किया साची ने, एमएसटीसीटी में 99.56 परसेंटाइल। अच्छा, अभी जो आपका एडमिशन हुआ है, तो आपको जो एक्सपेक्टेड कॉलेज था वो मिला है या आपको और अच्छा कॉलेज चाहिए था? नहीं सर, एक्सपेक्टेड यही था मुझे। जो एक्सपेक्टेड था मिल गया, हाँ। आपने इतना अच्छा स्कोर किया तो मिलना ही था अब। लेकिन अगर समझो कि आपका परसेंटेज थोड़ा कम आता, 96 या 95, जेई की तरह आता 94 95, तो आपको ये एसपी कॉलेज मिल सकता था? नहीं, फिर एसपी नहीं मिलता, फिर हम्म कोई दूसरा कॉलेज मिलता, बट तो भी दिस इज नॉट द एंड। हम्म अगर मेहनत किया, अच्छे से स्किल्स डेवलप किए, हम्म। तो आगे जाके फिर सक्सेस मिलेगी लाइफ में। जैसे कि अगर किसी बच्चे को एक अच्छा टॉप कॉलेज चाहिए जहाँ पर प्लेसमेंट अच्छे हैं, बट कट ऑफ तो बहुत ज़्यादा है, तो उसे उतने परसेंटाइल लाने ही होंगे, मेहनत करनी होगी। आपका क्या कहना है इसमें? हाँ, ऑफ कोर्स, अगर अच्छे कॉलेज में, टॉप के कॉलेजेस में जाना है तो मेहनत तो उतनी करनी होगी और डेली बेसिस पे करनी होगी। शुरू से 11th से ही अगर हो सके तो 11th से ही उतना स्टार्ट करना चाहिए पढ़ाई। आपने किया था 11 से स्टार्ट? हाँ, 11th से मतलब जैसे लेक्चर्स रहते थे ऑनलाइन, हम्म तो उसका होमवर्क करना, उसका सेल्फ स्टडी करना, हम्म और तभी जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए जाते हैं ना, हम्म वो मेक श्योर कि वो सब क्लियर हो। हम्म उसको फिर जाने मत दो कि नहीं आ रहा, ठीक है छोड़ो। वो हाँ फिर 12th में हेल्प मिलेगी उसमें, हम्म। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स 11th के क्लियर होंगे तो। सोशल मीडिया के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। आजकल के हमारे जो बच्चे हैं सब इंस्टाग्राम में, फिर व्हाट्सएप पे बिजी रहते हैं, तो मोबाइल तो सबके पास ही है। उसमें दो तीन ऑप्शन है कि भाई हम सोशल मीडिया पे अपना टाइम यूटिलाइज करें या अपना यूट्यूब या किसी एजुकेशनल ऐप के ऊपर लेक्चर्स देखें। तो आपके सामने भी दिक्कत आती थी सोशल मीडिया को लेके, आप कैसे मैनेज करते थे उसको? दिक्कत मतलब नहीं, जब तक मतलब सोशल मीडिया मेरे कंट्रोल में है तब तक दिक्कत नहीं है, पर जब एडिक्शन हो जाए ना तो प्रॉब्लम होता है। तो आपने व- एडिक्शन आने दिया खुद को? नहीं नहीं, आप कैसे एडिक्शन, मतलब कर कैसे मतलब उससे दूर रहते थे, इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से? नोटिफिकेशन ही बंद कर देते। नोटिफिकेशंस आते हैं तो फिर क्यूरियोसिटी होता है कि क्या हाँ मैसेज है, फिर हाँ ओपन करते हैं, फिर 2-3 घंटे उस पर स्क्रॉल करते रहते हैं। हाँ नोटिफिकेशंस बंद रखना चाहिए, और अपना जो मोबाइल है उसको यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे, उसके लिए यूटिलाइज कीजिए। हम्म थोड़ा टाइम दे सकते हैं दिन में हम्म सोशल मीडिया के लिए, थोड़ा रिलैक्स हो माइंड इसलिए, हम्म पर मेन जो अपना गोल है उसको हमेशा माइंड में रखिए और टाइम वेस्ट मत कीजिए। तो सबसे और एक बड़ी बात है कि बहुत से बच्चे ना, मतलब घर पे जब होते हैं मोबाइल में लेक्चर्स देखते हैं, तो अब ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, बहुत से पेरेंट्स को लगता है, ट्रस्ट नहीं होता कि ये बच्चा पढ़ ही रहा है कि टाइम पास कर रहा है। कभी कभी मतलब मेरे ही लेक्चर जब बच्चे देखते हैं, तो उसमें वो हंसने लगते हैं, शायद मैं एंटरटेनमेंट थोड़ा बीच में करता हूँ, तो पेरेंट्स को लगता है ये कुछ अलग देख रहा है। आपके पेरेंट्स का क्या रोल है? आपके घर में जब ऐसे होता था तो पेरेंट्स को ऐसे लगता था ये पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, कैसे? मैं तो हमेशा बताती ही थी घर पे कि आपका लेक्चर है, हाँ। और इनफैक्ट मैं सुनाती थी भी, पेरेंट्स को सुनाती भी थी, पेरेंट्स को आपके लेक्चर्स कितने बार। अच्छा, तो हाँ, पेरेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होता था लेक्चर के बाद? अच्छा, टीचिंग स्टाइल अच्छा है, मतलब बच्चा इन्वॉल्व रहता है ना हम्म, काफी दो दो लेक्चर तीन तीन में। घंटे लेक्चर होते थे। यस,
तो आप स्पेशली पूरे मैराथन लेक्चर्स, वो तो मतलब कितने लंबे होते थे हाँ मैराथन लेक्चर्स आप पूरे लेक्चर उसमें। बैठते थे? हाँ, बिकॉज इंटरेस्ट आता था ना, तो हाँ हो जाता है। वो कुछ यूजफुल थे मैराथन लेक्चर्स जो भी थे आपको, उसमें कुछ मदद बहुत मिली? बहुत पूरा मतलब ऐसे सिलेबस पूरा रिवाइज हो जाता था अच्छे से। हाँ और एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट कौन से हैं, वो सब उससे मुझे एग्जाम में भी मदद मिली। बोर्ड एग्जाम में? हाँ, ओके। सीईटी के एग्जाम में भी कुछ कुछ एमसीक्यू जो आपके मैराथन लेक्चर में थे, सेम वैसे ही आए थे वेरी एग्जाम। नाइस। तो बहुत बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके साथ हम बात कर रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे ना मतलब ऐसा स्कोर करना चाहते हैं 99.5 99.99। तो होप सो आपसे बहुत इंस्पिरेशन लेंगे, आपको देख के मोटिवेट हो रहे होंगे। अच्छा आपने जब ये एग्जाम दी, उसके बाद एग्जाम से बाहर निकलने के बाद आपका रिएक्शन कैसा था? कि मतलब आपके सारे क्वेश्चन सही हुए थे, से कॉन्फिडेंट थे आप, या कुछ गलत हो गए थे या? नहीं नहीं, तभी तो बहुत डर लगा था, तभी हाँ। कॉन्स्टेंटली माइंड में यही आ रहा था कि यार ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, पता अच्छा। नहीं कितने मार्क्स आएंगे। हाँ, बिकॉज मेरा जो पेपर था वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट के बीच में था, वो अच्छा। शिफ्ट। तभी बहुत टेंशन हो रहा था, इवन हम्म। रिजल्ट के पहले भी टेंशन हो रहा था। जब अच्छा। रिजल्ट आया तो अच्छा लगा। आपने आंसर की मैच की थी आप? हाँ, की तो अप्रोक्स 200 में से कितने मार्क्स बन रहे थे? 155 मार्क्स बने थे। अच्छा, 200 में से 155 मार्क्स। थोड़ा डिफिकल्ट इनका शिफ्ट था, शिफ्ट हाँ के हिसाब से परसेंटाइल बनता है। हाँ तो अंदाज से जब आपने आंसर की मैच की तो 155 160 के करीब मार्क्स हो रहे थे। हाँ। फिर उसके बाद फाइनली आपका जो रिजल्ट है उस पे तो मार्क्स आते नहीं है बच्चों, रिजल्ट पे मार्क्स नहीं आते। तो वो 99.56 में कन्वर्ट है, क्योंकि वो डिफिकल्ट शिफ्ट था तो बहुत सारे बच्चे जो है उससे कम ही होंगे मेरे शिफ्ट में 155 मैंने में। जहाँ तक सुना है हाईएस्ट 162 था। अच्छा। मेरे शिफ्ट में हाईएस्ट ही मतलब 160 के रेंज में था। हाँ मतलब उसके ऊपर ही नहीं गए थे, मतलब हाँ डिफिकल्ट था इसलिए। हाँ। तो इसीलिए मुझे हाँ टेंशन भी हो रहा था एग्जाम से निकलने के बाद। हाँ। तो देखिए कभी भी ऐसा नहीं है कि 200 मार्क का एग्जाम है तो 200 में से 190 के ऊपर जो लाएगा वही 99 परसेंटाइल के ऊपर जाता है। शिफ्ट के हिसाब से होता है, कोई शिफ्ट इजी शिफ्ट होती है तो हो सकता है उसमें 175 मार्क्स पे जो है 99.5 परसेंटाइल बने। कोई डिफिकल्ट शिफ्ट है तो वहां पर 155 160 पर भी 99.5 परसेंटाइल बन रहा है। तो ये होता है, आपको अपना बेस्ट देना है। अगर आपका शिफ्ट इजी आता है या डिफिकल्ट आता है वो मत देखो, आप क्वेश्चंस को देखो, एनालिसिस करो और सही तरीके से परफेक्ट आंसर देने की कोशिश करो। एमएसटी सीटी और जेई मेंस के अंदर, जेई मेंस में नेगेटिव मार्किंग होती है, एमएसटी हाँ सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इससे कुछ फायदा मिला सीटी में? हाँ, मतलब जो क्वेश्चंस नहीं आए या फिर स्पीड रहता है ना, तो हाँ फास्ट करना पड़ता है सॉल्व। हाँ हाँ तो जो क्वेश्चंस नहीं हो पाए अटेम्प्ट, हाँ। या फिर जो क्वेश्चंस उतना सोचने का वक्त नहीं था, हम्म, तो कोई भी ऑप्शन टिक कर सकते हैं ऐसे। उसमें कुछ डर नहीं रहता है कि मार्क चला जाएगा ये। अभी ना एक क्वेश्चन बच्चे बार बार बोलते हैं कि सर मैं बोर्ड्स के लिए तैयारी कर रहा हूँ, तो अभी मेरी बोर्ड्स आने वाली है, बट जैसे मैं चैप्टर पढ़ता हूँ या मैथ्स करता हूँ तो पीछे का भूल जाता हूँ, मैंने पिछले 4 दिन पहले जो पढ़ा है वो भूल जाता हूँ। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको क्या लगता है, आप भी ऐसे होता था आपके साथ कि आप भूल जाते हाँ थे? हाँ, वो तो होता ही था। हम्म, बस अपना रिवाइज करते रहने का। एंड मैंने बोला ना, टेस्ट देना चाहिए। जब आप टेस्ट देते हैं ना, तो उतनी पूरी चीज रिवाइज भी हो जाती है। जब हम्म, आप वो उसका आंसर ढूंढते हैं, सपोज कोई क्वेश्चन मुझे नहीं आया टेस्ट में, हम्म, उसका आंसर मैंने ढूंढा, हम्म, उसके बारे में थोड़ा रीड किया, हम्म। तो वो कॉन्सेप्ट पूरा रिवाइज हो जाता है। यानी बार बार रिवीजन करना चाहिए हाँ, और रिवीजन टेस्ट बार देना बार चाहिए करना। हाँ अगर किसी भी बच्चे का इस तरह से बैकलॉग हो रहा है। हाँ ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। आपको हमारा जो चैनल था दिनेश सर लाइव स्टडी, जब आप पढ़ रहे थे, अभी भी है, अभी हमने एकलव्य 3.0 लॉन्च किया है। हाँ, जी तो सर। आपने एकलव्य 2.0 से पढ़ा, एक पहली बार हमने ऐसा, मतलब दूसरी बार, आपके पहले भी हमने एकलव्य लाया था। तो आप अभी जो जूनियर्स हैं जो अभी इस साल एकलव्य 3.0 में आके देने चाहते हैं, आप उनको क्या सजेशन देना चाहेंगे? मतलब मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एकलव्य बैच के लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कीजिए। सब टीचर्स बहुत प्रोफेशनल है, अच्छे से पढ़ाते हैं। एमसीक्यू सॉल्विंग सब सब अच्छे से होता है। मुझे बहुत पर्सनली हेल्प मिली है एकलव्य बैच से। एंड इवन दिनेश सर के मैथ्स के लेक्चर्स, मुझे बोर्ड्स में भी हेल्प हुई है उससे। तो ये बैच आप फॉलो कीजिए, बहुत फ़ायदेमंद है। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, हाँ तो आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं अच्छे से। अच्छा, आपकी एग्जाम में आपको बहुत टाइम मिला था, अगस्त में एग्जाम हो गई थी, रिवीजन बहुत करने मिला था। पहले जून में टाइम एग्जाम थी इनकी 2022 में, पोस्टपोन्ड होकर अगस्त में चले गई। लेकिन इस साल मई या तो जून में एग्जाम होगी, अब इनके पास टाइम कम रहने वाला है तो उतना शायद रिवीजन नहीं हो पाएगा। तो इनको अभी कुछ बच्चे ऐसे ना जो सोच रहे हैं कि बोर्ड एग्जाम के बाद में प्रिपरेशन चालू करो। नहीं, शुरू तभी नहीं करना है, शुरू अभी से कीजिए। चाहिए हम्म तो टाइम थोड़ा कम दीजिए। हम्म
टाइम थोड़ा कम देंगे चलेगा एंट्रेंस के लिए फिलहाल, बोर्ड्स के लिए ज़्यादा टाइम दीजिए, बट प्रेपरेशन अभी से शुरू कर दीजिए, एमसीक्यू सॉल्विंग वो सब अभी से आदत होनी चाहिए। साची का कहना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, 5 से 6 घंटे पढ़ रहे हैं, 7-8 घंटे पढ़ रहे हो, तो 1 या 2 घंटे कम से कम एंट्रेंस को देना। जी सर। उसके बाद बाकी टाइम बोर्ड्स को दीजिए। जैसे बोर्ड्स का बर्डन कम होता है तो एंट्रेंस का टाइम आप बढ़ा सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के पहले थोड़ा सा आप ऐसे कर सकते हो बच्चों की, एंट्रेंस की तैयारी को और कम करके बोर्ड्स पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, रिवीजन वगैरह, ताकि बोर्ड्स में अच्छे आप कर पाए। और एक बार जैसे बोर्ड होगा तो उसके बाद फुल फोकस से फुल फ्लेज में आप एंट्रेंस के ऊपर तैयारी कर सकते हैं। शुरू करना बहुत जरूरी होता है। अगर आपने किसी टास्क को शुरू ही नहीं किया तो वो खत्म कैसे होगा? शुरू कर दिया ना तो वो खत्म होना निश्चित है। तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए। साची, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आपके पेरेंट्स, जैसे भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वो वेब डेवलपर हैं या डेवलपिंग में है, ऐप उनकी खुद की डेवलपमेंट, कंपनी सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, तो आपको भी इंटरेस्ट है इस तरह से प्रोग्रामिंग वगैरह में? हाँ, मुझे तो पहले से ही कोडिंग, प्रोग्रामिंग ये सब में बहुत इंटरेस्ट है, हम्म। और मैं खुद से ही वेब डेवलपमेंट वो सब सीख भी चुकी हूँ यूट्यूब कैसे? से। यूट्यूब पे ही तो आपने कोई कोर्सेज कोर्स अवेलेबल, खरीदा था या कैसे? फ्री 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 प्लेलिस्ट, बहुत सारे लोगों की है ऐसी। बहुत सारे लोगों का फ्री कोर्सेज है। सुन रहे हो? साची ने यूट्यूब पर फ्री में ही प्रोग्रामिंग कब सीखी आपने? अभी सीईटी एग्जाम के बाद 3-4 मंथ्स का जो अभी गैप मिला, हाँ। उसमें ही मैंने वेब डेवलपमेंट सीखा, मतलब बेसिक वेबसाइट्स अभी बना सकते हैं। अच्छा, और प्रोग्रामिंग का जो बेसिक सी वगैरह कब सीखा? वो मैंने 10th के वेकेशन में सीखा था, 10th के मतलब बाद आप जो 10th गैप के मिला बाद था। ही प्रोग्रामिंग सीखना खुद से चालू कर दी थी? हाँ। तो यानी कि ये आपको यहाँ पर एक मैसेज मिल रहा है कि आपका कोई वैकेशन पीरियड भी आप किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। साची ने 10th के बाद जो 2 से 3 महीने का वैकेशन पीरियड होता है उसके अंदर यूट्यूब से फ्री प्लेलिस्ट का यूज करके जो बेसिक सी लेवल प्रोग्रामिंग होती है, फिर C++ ये सब सीख लिया था। और अभी सीईटी एग्जाम देने के बाद जब कैप राउंड के लिए इतना टाइम लगा था, यानी कि रिजल्ट आने में टाइम लगा, उस दौरान क्या क्या सीखा? वेब डेवलपमेंट, वेबसाइट बना सकते हो आप बेसिक। हाँ। सोचो क्या आप भी इस लेवल पर जा सकते हैं। बहुत सारे बच्चे साची के साथ के होंगे तो उन्होंने सिर्फ एडमिशन लिया होगा और अभी वो सीखना चालू कर रहे हैं, बट साची ने ये सारी चीजें सीख ली है। अब जब ये कॉलेज में जाएंगे, वहां पर जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ाना चालू करेंगे, वो सब चीजें इनको पहले से आती होगी। तो ये क्या करेंगे, थोड़े से एडवांस चीजें सीखेंगे, उसके आगे का टीचर पढ़ा रहे हैं पीछे का, ये चीज सीखेंगे आगे का। तो ऐसे में ये पहले ही अपने जो क्लासमेट्स है उनसे आगे निकल चुकी है। कुछ ऐसा ही काम आपको भी करना है, हर दिन हर मिनट यूज करना है। ओके, जरूरी नहीं कि हम एग्जाम्स के लिए ही पढ़ें, जो हमारा सिलेबस है वही पढ़ें। हम कुछ आगे की चीजें क्यों ना पढ़ें? और आपको लगेगा कि यार मैं कैसे पढ़ूं, मेरे पास तो कोई टीचर हो, कोई रिसोर्स हो तब तो पढ़ूं, कौन पढ़ाएगा? तो साची ने यहाँ बताया कि यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें फ्री में अवेलेबल है, उसको ढूंढो और पढ़ो। अब ढूंढते कैसे थे सब चीजें? पहले तो जो टॉपिक मुझे चाहिए वो सर्च करती हूँ, फिर हाँ। उसके बाद जो भी वीडियोस आते हैं टॉप में 2-3 वीडियोस, उसका स्टार्टिंग का 10 मिनट्स वो देखती हूँ, सबका सबका देखना। स्टार्टिंग का 10 मिनट्स देखने। हाँ। फिर जिसका सबसे जास्ती कनेक्ट हो रहा है, सबसे ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है हाँ। एंड जम रहा है, वो हाँ। फिर कंटिन्यू कर। अच्छा, मेरा भी ऐसे ढूंढा था? कैसे ढूंढा था मेरा? जो दिनेश आपका, सर लाइव स्टडी कैसे मिला था आपको? मैंने जब बोर्ड्स का सिलेबस सर्च किया ना, तो हाँ। आपका ही चैनल आ रहा था, अच्छा। टॉप 2-3-4 सब वीडियोस आपके ही थे। सब? हाँ, अच्छा। बोर्ड्स के लिए आपका ही चैनल है, बोर्ड्स, एमएसटी, अच्छा लग रहा है सीईटी। मुझे सुन के। तो फिर उसको देखा 10 मिनट तो कनेक्ट हाँ, हो मेरे पाई थी क्या? फ्रेंड्स भी आपका ही चैनल देखते हैं सीईटी और बोर्ड्स मतलब के आपके लिए। जो क्लासमेट्स थे हाँ। और सब लोग मुझे फॉलो करते थे? हाँ। अच्छा, तो उनको भी अच्छे मार्क्स आए? हाँ, उनको भी आए हैं। बहुत 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 अच्छा लगा ये सुन के। एक तो ये तरीका जो साची ने बताया कि आप जो भी टॉपिक सीखना चाहते हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो, अपार्ट फ्रॉम योर क्यूरिकुलम, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो ही नहीं, अगर साइकोलॉजी है या कंप्यूटर का कुछ लैंग्वेज है या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कोई भी चीज़ें सीखनी है तो उसको सर्च कीजिए। सर्च करने के बाद जो टॉप के तो 2-3 वीडियोज आते हैं उनको स्टार्टिंग के 10-10 मिनट देखिए। फिर आप किससे कनेक्ट हो पाते हो, किसका आपको लैंग्वेज समझ में आ रहा है, बोलने का तरीका, यस। टीचिंग स्टाइल हो गया। और वो देखने के बाद अब उसके चैनल पर जाकर देखते हैं कि क्या ये रेगुलर पढ़ाते हैं क्या। ऐसा तो नहीं कि उन्होंने एक साल पहले पढ़ाया था फिर बंद कर दिया है, कंटेंट ही अवेलेबल ना हो। ऐसा कभी हुआ था आपको, कोई पसंद आया और उसके चैनल पर गए तो बाकी के चैप्टर्स नहीं ऐसा है? हुआ है, मैंने एक चैनल पे मैं गई थी, चैप्टर का फर्स्ट पार्ट डाला था, सेकंड पार्ट था ही नहीं चैनल पे, फिर मुझे दूसरे चैनल अच्छा। से पढ़ना पड़ा।
तो मतलब बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं बट वो रेगुलर नहीं होते या वो पूरा हाँ कंटेंट नहीं देते हैं ऐसा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो आपको वो भी देखना है कि कौन से टीचर डेडिकेटेड हैं, तो जो रेगुलर पढ़ा रहे हैं, पूरा कंटेंट दे रहे हैं। यस। तो साची बहुत अच्छा लगा, हमारे बच्चों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। एक इंस्पिरेशन मिली होगी कि जब साची कर सकती है तो हम भी कर सकते हैं। कोई भी कर सकता है, बस अपना हार्ड वर्क करना चाहिए और रोज पढ़ाई करनी चाहिए और अपना एक गोल सामने रखना चाहिए कि अच्छे से अच्छे कॉलेज में एडमिशन चाहिए, बिकॉज उससे करियर डिसाइड होते हैं एक हाँ, तरह से। बहुत 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 अच्छा। और आपका ये मैसेज बच्चों तक गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी फ्यूचर में आपने सीएस लिया है इंजीनियरिंग, तो एक इंजीनियर बन के आप निकलोगे, फिर क्या आप जॉब के हिसाब से कर रहे हो या आप कुछ अलग करना चाहते हो? मतलब फिलहाल तो वही जॉब सोचा है, या फिर अगर तभी हुआ तो एमबीए करूंगी शायद। ये भी आपने सोचा है? हाँ और जॉब भी, या अगर अपना खुद का भी कुछ आप डेवलपमेंट का कर सकते हैं प्रोग्रामिंग करके? हाँ, पहले तो जॉब करूंगी एक्सपीरियंस के लिए। अच्छा। वो एक प्रोफेशनल हम्म, एनवायरनमेंट में हम्म, एक्सपीरियंस मिलेगा। हम्म, फिर उसके बाद खुद का कुछ स्टार्टअप करना हुआ तो yes, तो आप कॉन्फिडेंट हो एकदम? हाँ सर। अभी बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंजीनियरिंग में सब लड़के ही ज़्यादा जाते हैं, लड़कियां बहुत कम रहती हैं, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसा कुछ नहीं है, अभी वो एक पहले से ही एक स्टीरियोटाइप सेट है कि लड़कियां है तो डॉक्टर, हाँ लड़के इंजीनियर। हाँ। पर ऐसा कुछ नहीं है, आजकल हर फील्ड में लड़के लड़की सब मिले। चलो बहुत अच्छी बात है, सभी लोग मिलके आगे बढ़ेंगे। अब जो पहले डिस्क्रिमिनेशन होता था अब वो कम हो गया, और नहीं होना चाहिए वो। सभी फील्ड में बॉयज़ भी जितने आगे हैं, गर्ल्स भी उतनी आगे जा रही हैं। और साची एक एग्जाम्पल है उन सारी गर्ल्स के लिए कि आप जो भी ठान लो वो कर सकती हो। जरूरी नहीं कि ऐसे काम जो सिर्फ लड़कियां करती वही करना है, लड़कियां आप किसी भी फील्ड में जा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद साची आपका स्टूडियो में थैंक आने यू के सो लिए। मच सर।